साथियों, ईश्वर ने सभी को हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। माई सेल्फ डॉक्टर भीमन्यु कुमावत, आई एम फाउंडर डायरेक्टर एट सेल्सियस इंस्टीट्यूट, ऑल्सो CEO एट नीट काका। मैं आज उन सारे स्टूडेंट से बात करने के लिए, उन सारे पेरेंट्स से बात करने के लिए आया हूं जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। उन सारे स्टूडेंट से जो इस साल क्लास 10th में थे और अब उनका ऐसा मन है, उनका ऐसा प्लान है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कई लोगों ने तो ये फिक्स कर लिया है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मूड है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डाउट है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, दे आर नॉट क्लियर। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन सबसे मैं आज डिस्कस करूंगा कि नीट, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है, डॉक्टर क्यों बनना है, नीट क्यों देना है, ये सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स पर आप मेरे जस्ट पीछे देख रहे होंगे, काफी सारा कंटेंट लिखा हुआ है। तो मैंने जैसा कल आपको बताया था कि मैं 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक सेमिनार लेने वाला हूं। तो आज वो दिन है। जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, कृपा करके पेन और पेपर लेके बैठें। जितनी बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो ना तो आपको ऑफलाइन मिलने वाली है और ना ही ऑनलाइन। तो कृपा करके आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें और उसके बाद डिसीजन लें। क्या आप वास्तविकता में जो आपने प्लान किया है वो प्लान मेरे इन प्लान के साथ में सिंक्रोनाइज करता है, तभी आप तैयारी करना स्टार्ट करें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नीट। तो मेरे पास में फिलहाल आई हैव डिवाइडेड द प्रिपरेशन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। सबसे पहला अपने पास में है ऑल अबाउट नीट एंड वाई टू अपीयर इन नीट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी चीज का वाई पता है कि मुझे क्यों करना है, अगर आपको क्यों करना है पता है, तो उसके बाद में कैसे करना है ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। लेकिन क्यों, वाई, इट मस्ट बी डिफाइंड, इट मस्ट बी इन योर हार्ट कि मुझे क्यों करना है। क्यों मस्ट बी डिफाइंड, it must be very crystal clear that why you want to appear in NEET examination. Second is the preparation strategy, content and analysis of the paper. उसके बाद हम बात करेंगे revision strategy and mistakes by NEET aspirants. And finally we have practice and doubts of पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। वो डाउट्स जो हैं वो आप 9929864222, आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हैं, आप राजस्थान के किसी भी जिले में हैं, आप जहां कहीं से बिलोंग करते हैं, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल पर्सनली आंसर यू ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। सो वी आर स्टार्टिंग दैट ऑल अबाउट नीट एंड व्हाई टू अपीयर इन नीट। देखिए, व्हाई टू अपीयर इन नीट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर देखिए, सबसे पहली बात तो नीट का एग्जाम आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है। 12वीं क्लास के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई सा एग्जाम है जो सबसे बड़ा है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो नीट का एग्जाम है। तो नीट में अपीयर क्यों होना है? वो इसलिए होना है बिकॉज वंस यू क्रैक नीट यू बिकम नेशनल असेट। नेशनल असेट क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, अगर आपने नीट का एग्जाम क्रैक किया, आपका बहुत अच्छा रैंक आया, तो आपका एडमिशन होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में। वहां पर जितनी आपकी फीस होती है, जितने आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो करोड़ों में होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट आपको देश का टैलेंट मानती है, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है, वो आपको ये मानती है कि ये हमारे देश के एसेट हैं और कल को देश की लायबिलिटीज को यही लोग अपने कंधों पर निभाएंगे। तो बिकम ए नेशनल एसेट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज द कोर रीजन, इज द मेन रीजन दैट यू मस्ट अपीयर इन नीट एग्जामिनेशन। सेकेंड पॉइंट, आप जैसे ही नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं, आप हिंदुस्तान के कुछ लोगों में शामिल हो जाते हैं। जब आप कुछ लोगों में शामिल हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी में आपको सब कुछ मिलता है। तो ये आपके पास में एक मौका है कुछ लोगों में शामिल होने का। जैसे आप कुछ लोगों में शामिल होते हैं तो आपके पास में सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ लोगों में शामिल होना होगा। आपको पता है, इस साल नीट के एग्जाम में 15.5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं।
और अगर आप 15.5 लाख लोगों को बीट करते हुए आगे आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ लोगों में हैं, जब आप कुछ लोगों में आते हैं तो आपके पास सब कुछ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। देखिए, जब मैंने एग्जाम क्रैक किया था उस वक्त AIPMT हुआ करता था। द कॉन्फिडेंस लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जब आप इतने सारे लोगों को बीट करके आते हो तो आपका बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू अचीव। वो कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है आपकी। वो कॉन्फिडेंस आपका उसके बाद हर एरिया में दिखता है। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपके और बिलीव करते हैं, वो आप में ट्रस्ट शो करते हैं क्योंकि आप अपने आप को उनके सामने साबित कर चुके होते हैं। आपको इसलिए इस एग्जाम में अपीयर होना चाहिए बिकॉज इट्स ए चांस टू प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो मैंने आपको बताया इसलिए आपको नीट के एग्जाम में अपीयर होना, सिर्फ मेडिकल कॉलेज में MBBS हासिल करने के लिए नहीं, इससे बड़े कारण हैं। नेशनल एसेट, you are national asset, government invest in you, you get a highest level of confidence, your friends, parents, relatives believe in you। तो ये इतने सारे रीजंस हैं इस एग्जाम में अपीयर होने के। तो मुझे लगता है इनमें से कोई ना कोई एक रीजन आपके पास में या आपको सूट करता होगा। आप इन्हें नोट करिए और आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए कौन सा रीजन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इट मस्ट बी क्लियर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे नीट का एग्जाम क्यों देना है। चलिए अब ना आगे चलते हैं। नीट का एग्जाम क्या है, कहां पर एडमिशन मिलेगा, ये सारी बातें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, नीट इज कंडक्टेड बाय NTA। अब NTA क्या है? NTA इज सब्सिडरी ऑफ CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड का एक अलग से जो है वो ब्रांच है, आप बोल सकते हो सब्सिडरी है, या एक अलग से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो CBSE बोर्ड का ही पार्ट है। NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही एजेंसी नीट भी करवाती है और यही एजेंसी JEE मेन का एग्जाम भी करवाती है। नीट के एग्जाम में, अच्छा मैंने ये सब कुछ यहां इसलिए लिखा है ताकि आपका टाइम बचे। अगर मैं बोलता उसके बाद यहां लिखता तो इट वुड हैव बीन टू मच टाइम कंज्यूमिंग। आई हैव रिटन एवरीथिंग। आपको लगातार जो यहां लिखा है वो सब कुछ आपको नोट करना है ताकि आपको चीजें, क्योंकि अगर आप ये चीज सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे तो चीजें भूल जाएंगे। आपको नोट करना है। NTA जो है वो नीट का एग्जाम करवाता है, किस लिए? MBBS में। MBBS इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। MBBS, BDS, वेटनरी और जितने भी मेडिकल या पैरा मेडिकल के कोर्सेज हैं उन सब में एडमिशन के लिए, और इस साल से तो एम्स में भी एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये UG भी होता है और PG भी होता है। अपन जिसकी बात करें वो UG है, PG MBBS के बाद है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है, बिगेस्ट एग्जाम, टफेस्ट वन। ऑब्वियसली अगर सबसे बड़ा है तो टफ अपने आप हो जाता है। पेपर के लेवल से टफनेस नहीं होती है, अपीयर होने वाले लोगों के हिसाब से टफनेस डिफाइन होती है। मोस्ट रेपुटेड एग्जाम है आफ्टर द क्लास 12th और राइट नाउ। देखिए 529 मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में हैं, उसमें से तकरीबन 240 के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बाकी बची हुई प्राइवेट हैं। इनकी 75,893 सीट्स जो हैं, MBBS की सीट्स हैं, उनके लिए नीट का एग्जाम होता है। उसके अलावा 313 डेंटल कॉलेजेस हैं, उनमें 26,693 सीट्स हैं, उसके लिए भी नीट का एग्जाम होता है। तो MBBS और मेनली मैंने BDS को ही लिया है। इसके अलावा बाकी जितने भी, जहां पर भी ट्रीटमेंट की बात आती है,
वो सारे कोर्सेज या उन सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको नीट का एग्जाम देना एसेंशियल है। चलिए अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट आपके पास में पीसीबी होना चाहिए या पीसीएमबी। मेरे हिसाब से पीसीबी विल बी मच बेटर फॉर यू इंस्टेड ऑफ द पीसीएमबी। 17 साल की उम्र, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिस साल, जैसे 10 to 11th वाले देख रहे हैं तो 2022 में आप नीट का एग्जाम देंगे, जिस साल आप एग्जाम देंगे उस साल आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 25 साल से ज्यादा उम्र है तो उस केस में आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 17 साल। एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका दिसंबर में आता है, मार्च एंड तक एडमिट कार्ड आएगा और मई के फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट संडे होता है उसको ये एग्जाम होता है। ये खैर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ एक बातें इसमें आपको पता होनी चाहिए। ऑफिशियल साइट, नीट की जो ऑफिशियल साइट है वो है एनटीए। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूं कि एनटीए का फॉर्मेशन क्यों हुआ। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जाम को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जाम को बेटर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए और साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंपॉर्टेंस को खत्म करने के लिए इस बॉडी का फॉर्मेशन किया है। अब ये उसमें कितना सक्सेसफुल हो पाएगी बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ntaneet.nic.in। देखिए, नीट का एग्जाम 3 घंटे का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 है, मार्क्स 720 है। सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, गलत करने पर -1। ये बेसिक बात मैंने आपको बताई। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जितने भी लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हुए और कौन से एग्जाम दे सकते हैं? आप केवीपीवाई का एग्जाम दे सकते हैं, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। आप केवीपीवाई का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा आप आईएपीटी का एग्जाम दे सकते हैं। आईएपीटी इज बेसिकली इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। इसको अपन नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम या ओलंपियाड भी कहते हैं। इसके अलावा आप जेई मेंस का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें आप अपीयर हो सकते हैं नीट की तैयारी करते हुए। तो कुछ एक बेसिक बातें थी नीट के बारे में जो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी और आपने इसको बहुत सिंसियरली नोट किया होगा। अब अपन आगे चल रहे हैं। एक बार वापस से अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो एक बार मैं इसको वापस क्विक रिव्यू कर देता हूं कि इफ यू वांट टू बिकम ए नेशनल एसेट, इस एग्जाम में आपको अपीयर होना चाहिए। इट इज बेसिकली फॉर ऑल द ऑल द मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। केपीवाई, मैं इसके बारे में एक अलग से सेमिनार रखूंगा, आईएपीटी के बारे में भी और जेई मेंस के बारे में भी। होपफुली जो कल सेमिनार में लेने वाला हूं वो जेई मेंस के बारे में ही होगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। अपन आगे अपन बात कर रहे हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है और पेपर किस तरीके का आता है। इन 3 मुद्दों पर अपन विचार करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, सिलेक्शन ज्यादा नहीं ज्यादा बार पढ़ने से होता है। आप चाहे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम को क्रैक करने का तरीका एक ही है कि आपको लिमिटेड पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। तो फॉर द रैंक और फॉर द सिलेक्शन, आपका रैंक या आपका सिलेक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन और रिटेंशन के, और इनवर्स होता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज के। आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी, आपको कंटेंट बहुत कम पढ़ना है। जो कंटेंट मैं भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आपको वही कंटेंट पढ़ना है, एंड बट इसको आपको बार बार पढ़ना है। 10 किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक किताब को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ये आप हर टीचर के मुंह से सुनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कंटेंट जो है वो ज्यादा नहीं, ज्यादा बार पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी टॉप रैंक आते हैं, नीट के जो टॉपर्स होते हैं, वो 12th के साथ ही होते हैं, और इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होता है, बहुत अच्छे से रिवाइज किया होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको बार बार पढ़ने हैं, उनके बारे में एक बार मैं बता देता हूं। आपका रैंक या आपका सिलेक्शन, मैंने आपको बताया, इट डिपेंड्स ऑन रिवीजन और रिटेंशन इनवर्स टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं? तो सबसे पहले आपके पास में आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज ए बुक बाय सीबीएसई बोर्ड, ये आपको पढ़नी है। The second book is we have NCERT Exemplar, that is a question book by CBSE। ये CBSE की क्वेश्चन बुक है जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, और हर बार एग्जाम में 4 से 5 जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो इस बुक से आते हैं। उसके अलावा पुराने सालों के नीट और जेई के पेपर्स, ये आपको पता होना चाहिए। जो 10 सालों में पूछा है वही 11वें साल में आएगा, जो 15 सालों में पूछा है वो 16वें साल में आएगा, जो 20 सालों में पूछा है वही 21वें साल में आएगा, जो 30 सालों में पूछा है वो 31वें साल में आएगा। कॉमन सेंस की बात है। आप 11वीं से तैयारी करेंगे तो आप तकरीबन 30 सालों के पेपर आसानी से कर पाएंगे। 10 सालों के पेपर बेसिकली हम लोग 6 महीने में तैयारी के लिए सजेस्ट करते हैं। आप 11वीं क्लास से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप आसानी से 30 सालों के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आपके क्लास नोट्स, जो भी आपको क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वो सारे नोट्स। सेल्सियस का स्टडी मटेरियल, इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर नीट। जो नीट के बेसिस में जो होता है वो नीट के लिए डिजाइंड है, एंड इट्स एन वेरी गुड स्टडी मटेरियल। तो आप ये कंटेंट बेसिकली प्रैक्टिस के लिए आपको यूज करना है। उसके अलावा समरी बुक्स, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये एक समरी बुक है। ये सेल्सियस ने डिजाइन की, लॉन्च की ऑल ओवर इंडिया, एनसीईआरटी निचोड़। ये फिलहाल बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का अंडर प्रोसेस में है। इस तरीके की समरी बुक्स आपको मिलेगी, तो वो समरी बुक्स, दीज आर एनसीईआरटी बेस्ड। ये एनसीईआरटी बेस्ड समरी बुक्स जो हैं वो आपको साथ में रीड करनी है। तो कुल मिला के ये कंटेंट जो है, ये कंटेंट आपको बार बार और हर बार आपको किसी कोटा या सीकर या जयपुर के किसी इंस्टीट्यूट या जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग्स है, जो अपने आप को एज इन हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स कहते हैं, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंटेंट वही पढ़ना है जो सीबीएसई ने बताया है, और उसी कंटेंट के ऊपर अपने को फोकस करना है, व्हाट सीबीएसई हैज डिफाइंड। तो सीबीएसई का कंटेंट है ये। ऑलराइट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लिमिटेड रिसोर्सेज आर द की बिहाइंड सिलेक्शन। जब मैं बहुत बार पेरेंट्स से बात करता हूं, स्टूडेंट से बात करता हूं, अगर स्टूडेंट आके कहता है किसी टीचर को XYZ किसी भी कोचिंग में, हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग में, कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो टीचर उसको कोई नई बुक सजेस्ट कर देता है, पेरेंट्स उसके लिए वो नई किताब लेके आ जाते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो नई किताब फिजिक्स की है तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो टनाटन लॉज ऑफ मोशन के नाम से नहीं होंगे।
आप किताब चेंज करके कंटेंट बार बार बुक चेंज कर रहे हैं तो उससे स्टूडेंट का फोकस ही डाइवर्ट होना है, उससे कुछ फायदा नहीं है। कंटेंट आपको लिमिटेड, मतलब पेरेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट सजेशन है कि अगर बच्चा आपको बोलता है कि मुझे ये किताब चाहिए तो आप ऑथेंटिक टीचर से जरूर कांटेक्ट करें कि क्या हमें ये किताब इसको देनी चाहिए। चलिए एक बार अगर मैं पेपर की बात करूं तो देखो, पेपर जो है वो 50% आपके पास में इजी होता है, 44% मीडियम होता है और 6% मतलब आप कह सकते हैं 94% तो जो है वो इजी टू मीडियम है। मतलब पेपर इज वेरी सिंपल। इसकी वजह से नीट का एग्जाम थोड़ा हाई स्कोरिंग एग्जाम है। इस बार की कट ऑफ, नीट 2019 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 580 मार्क्स थी, राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब जब हाई स्कोरिंग है, पेपर सिंपल है, तो इस केस में पुराने सालों के पेपर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अपन ने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कंटेंट और एनालिसिस की अपन बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात आपसे कहे जा रहा हूं कि सिलेक्शन जो है वो ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, ज्यादा बार पढ़ने से होता है। ज्यादा बार पढ़ना होता है आपको, ना कि ज्यादा कंटेंट पढ़ना होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब वो रिसोर्सेज मैं बता चुका हूं। ये रिसोर्सेज आप प्लीज बहुत अच्छे से आप ये रिसोर्सेज नोट करिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़नी है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ने हैं, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपकी खुद की कॉपी जो आप लिखेंगे वो आपको सिंसियरली पढ़नी है और बार बार यही पढ़ना है। हो सकता है फिजिक्स के लिए आपको रेफरेंस बुक सजेस्ट की जाए, बट बाकी सब में आपको यही कंटेंट सिंसियरली फॉलो करना है। मैंने आपको समरी बुक एनसीईआरटी निचोड़ के बारे में बताया, जो आने वाले समय में केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी लॉन्च होने वाली है, मैथ्स की भी लॉन्च होगी। फिलहाल कुछ एक और बातें जो एक नीट स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ना है, उसका एक दिन कैसा होना चाहिए, वो सब एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं। रेगुलर स्टडी 5 से 6 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ में। अगर आपका कंसंट्रेशन बेहतरीन है तो आपको 5 से 6 घंटा पढ़ने की जरूरत होती है ऑल इंडिया टॉप 100 में रैंक लाने के लिए भी। 5 to 6 hours are enough, but it must be with full concentration, dedicatedly। सेकंड पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद डेडिकेटेडली कंप्लीशन ऑफ होमवर्क। आपको पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे जुनून के साथ में जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आपको पूरा करना है और रोज का रोज पूरा करना है। अगर आप उसमें गैप देते हैं तो दैट इज अगेन यूजलेस। थर्ड पॉइंट इज नेवर मिस ए क्लास। अगर आप मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, अगर कोई स्टूडेंट एक क्लास मिस करता है तो उसका दूसरी क्लास मिस करने का मन करता है। उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक क्लास मिस करने के बाद में, एक क्लास मिस करने के बाद में आप उस चैप्टर के साथ में कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे, आप वापस उस चैप्टर को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हालांकि नीट का एप्लीकेशन पर तो आप वापस जाके वो देख सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास में एक्स्ट्रा बर्डन होगा विच इज स्लाइटली डिफिकल्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको किसी भी कीमत पर क्लास को मिस नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको सारे के सारे टेस्ट पेपर्स में अपीयर होना है और उन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के बाद में घर जाने के बाद वापस से उनका पोस्टमार्टम करना है। अगर वो पोस्टमार्टम आपने नहीं किया तो आपका टेस्ट पेपर में अपीयर होना यूजलेस है। चलिए, तो कुछ एक बेसिक बातें हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कंटेंट और एनालिसिस ऑफ पेपर मैंने आपको बता दिया कि बहुत सिंपल पेपर होता है, कोई खास तकलीफ वाली बात नहीं है। आप पुराने साल के पेपर दिल से करते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छी रैंक के लिए थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील टू क्रैक नीट और जेई। ये बात मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप सिंसियरली पढ़ेंगे, बाकी और जो इसमें बातें होंगी वो आपको किसी और सेमिनार में या किसी क्लास में आपको बता दी जाएगी कि और प्रिपरेशन में क्या चीजें यूज करनी पड़ती है। फिलहाल अपन आगे चलते हैं। थर्ड इज द रिवीजन स्ट्रेटेजी
एंड मिस्टेक्स बाय द नीट एस्पिरेंट्स। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जाम जो है वो सिंपल है, पेपर सिंपल आता है। आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज कितना किया, ये बात याद रखनी पड़ेगी कि नीट का जो एग्जाम है वो स्पीड और नॉलेज का मतलब गेम है। अगर मान लीजिए आपके पास में नॉलेज है, यू हैव नॉलेज बट यू डोंट हैव स्पीड, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 180 क्वेश्चन है, 3 घंटे 1 मिनट 1 क्वेश्चन, यू मस्ट हैव स्पीड। और स्पीड के लिए रिवीजन इज द ओनली वे। अगर आप लगातार चीजों को रिवाइज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके न्यूरल कनेक्शंस के थ्रू वो चीजें अब स्पीड से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। और रिवीजन जो है वो या तो आप कंटेंट रिवीजन की बात कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन से रिवीजन की बात कर सकते हैं। जो आप पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे उस कंटेंट को आपको कॉन्सेप्ट मैप्स की फॉर्म में, कॉन्सेप्ट मैप्स की फॉर्म में समराइज करना है। मान लीजिए आपको कोई एक चैप्टर टीच किया गया 10 दिन में, 10 क्लासेस में पूरा हुआ, और उसके बाद में आपको उस चैप्टर में 2 से 3 पेजेस में, उस चैप्टर को 2 से 3 पेजेस में पूरा समराइज कर लेना है, एक जगह रखना है। उससे क्या होगा कि जब आपका टेस्ट होता है तो आप उसको बहुत फास्ट रिवाइज कर पाएंगे। अगर आपके पास में कंटेंट समराइज फॉर्म में नहीं है तो आप कभी भी उसे रिवाइज नहीं कर सकते और वो कंटेंट आपके लिए यूजलेस है। तो यहां पर बात यही है कि अगर आपको रिवाइज करना है तो कंटेंट मस्ट बी समराइज्ड, समरी नोट्स आपके पास में होने चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी आप, चाहे वो आप एग्जाम्पलर से करते हैं, आप प्रीवियस ईयर से करते हैं, स्टडी मटेरियल से करते हैं, किसी रेफरेंस बुक से करते हैं, जो भी आपको बताया जाता है आपके टीचर के थ्रू, तो वहां पर स्टार मार्किंग टेक्निक, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब स्टार मार्क टेक्निक के ऊपर एक अलग से सेमिनार हो सकता है कि स्टार मार्किंग टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से यूज करना होता है, 1 स्टार किसको देना होता है, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार किसको देना होता है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं 11वीं क्लास के हिसाब से कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको स्टार मार्क करना है। और आप टीचर से पूछने के बाद आपको समझ में आ गया तो आपको वो क्वेश्चन जो है वो टेस्ट से पहले एक बार आपको रिवाइज करना है। एग्जाम से पहले या टेस्ट से पहले आपको रिवाइज करना है। मैं रिवीजन की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपका कंटेंट जो भी आप पढ़ेंगे, अगर वो कंटेंट डिफ्यूज्ड होगा, अगर वो कंटेंट डिफ्यूज्ड होगा तो आप आखिरी वक्त में उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और नीट का जो एग्जाम है वो लास्ट के 3 महीने का ही खेल है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंटेंट डिफ्यूजन, अगर कंटेंट डिफ्यूजन होगा तो वहां से आपको कंफ्यूजन होगा। कंटेंट डिफ्यूजन नहीं करना है, अपन को कंटेंट को कंसोलिडेट करना है, समराइज करना है, एक जगह पुट करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आगे मैं बात कर रहा हूं कि नीट के एस्पिरेंट्स क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं जो सिलेक्शन रुक जाता है या अच्छा रैंक जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। सबसे पहला है मोनोटोनियस स्टडी प्रैक्टिस। बहुत बार नीट के बच्चे को लगता है कि अगर उसका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो उसे बस बायोलॉजी पढ़ना है, उसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। या उसका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है तो उससे फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। आपको ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट्स पर बराबर अटेंशन देना है और सबसे ज्यादा देना है फिजिक्स पर, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। अगर आप लेट्स सी अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं, यू स्टडी फॉर 6 आवर्स, देन यू हैव टू स्टडी 3 आवर्स। मैं 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं ये सब। तो 11वीं क्लास वालों को 3 घंटे फिजिक्स पढ़ना होता है भाई, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना होता है और 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ना होता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का उल्टा करते हैं, वो बायोलॉजी बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप उसको अगर एक बार पढ़ भी लेते हैं तो फिर से आपको उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप बार बार बायोलॉजी भूलेंगे। फिजिक्स ऐसा नहीं होता। फिजिक्स अगर आपने एक बार पढ़ी, कॉन्सेप्ट समझा, तो फिजिक्स आपका लंबे टाइम तक साथ देती है। तो मोनोटोनियस स्टडी प्रैक्टिस गलत है। किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है।
दूसरी गलती, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं, किताब खोल के बैठे, नोट्स खोल के बैठे, रीड कर रहे हैं। देखिए इस एग्जाम में बिना पेन चलाए कुछ नहीं होने वाला है। 11वीं क्लास के बच्चे का टारगेट होना चाहिए कम से कम आधा पेन रोज प्रैक्टिस में उसका खत्म होना चाहिए। नोट्स वो नोट कर रहा है वो अच्छी बात है क्लास में, बट आधा पेन रोज का प्रैक्टिस में खत्म होना चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ के अगर लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आधा पेन रोज एट एनी कॉस्ट। जस्ट रीडिंग, नॉट प्रैक्टिसिंग, और वी कैन से रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, लगातार क्लास में जा रहे हैं, रोज नया सीख रहे हैं, लेकिन पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट यूजलेस फॉर यू। थर्ड पॉइंट, नॉट टेकिंग टेस्ट। अच्छा, कई लोग पढ़ते तो हैं लेकिन टेस्ट पेपर को सीरियसली नहीं लेते हैं। पढ़ लिया, टेस्ट नहीं दिया, अगेन यूजलेस। देखिए ये एग्जाम एट द एंड ये एग्जाम कंपटीशन है, और वो कंपटीशन आपको कोचिंग से ही फील करना चालू करना पड़ेगा। वो कंपटीशन आपको कोचिंग पर ही आपको समझना पड़ेगा कि मैं compete करने वाला हूँ, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे पहले यहीं से कंपटीशन का हैबिचुअल होना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है दैट यू टेक ऑल द टेस्ट पेपर्स वेरी सीरियसली एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। फोर्थ है लैक ऑफ रेगुलर स्टडीज। देखिए दुनिया में किसी भी चीज़ का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, असर तभी करती है जब वो लगातार हो रही होती हो, जब वो रेगुलर होती है। तो अगर आप रेगुलर स्टडीज नहीं करेंगे तो देन इट अगेन बिकम यूजलेस। फिफ्थ पॉइंट इज मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर सेम स्टडिंग फॉर द सेम थिंग। आप चीज वही पढ़ रहे हैं लेकिन आप जमाने भर की किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीख रहे हैं, उसके लिए आप 10 किताबें ले आए, तो दैट इज नॉट हेल्पफुल। तो ये सारी मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान रखनी है अपनी तैयारी के वक्त। क्या क्या नहीं करना है? मोनोटोनियस स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, टेस्ट पेपर को बहुत सीरियसली लेना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, घर पे जाके भी उसको सॉल्व करना है, रेगुलर स्टडीज करनी है, जो भी आप पढ़े हैं उसको रोज आपको पढ़ना है, और बहुत सारे रिसोर्सेज से आपको तैयारी नहीं करनी है। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए, ये फिक्स है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो ये आपके पास में व्हाट्सएप नंबर है 9929864222, इस पर मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। जो भी आपको डाउट आता है आप इस पर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी सहूलियत हो। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने कहा कि नीट एग्जाम में अपीयर क्यों होना है और क्या नीट है। उसके बाद अपन ने कहा कि प्रिपरेशन के लिए, कंटेंट के लिए और पेपर एनालिसिस के बारे में अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने रिवीजन के बारे में बात किया कि रिवीजन आपको जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सारा खेल रिवीजन का ही है। 11वीं क्लास वाले बच्चे को 11वीं का और 12वीं का दोनों सालों का याद रखना है। 11वीं भी पूरी आती है नीट में, 12वीं पूरी आती है। इंपॉर्टेंट बात है कि 11वीं का 55% आता है, 12वीं का तो 45% ही है, तो 11वीं और 12वीं याद करनी है। तो रिवीजन का आप इंपॉर्टेंस सोच सकते हैं। फाइनली अपन बात कर रहे हैं प्रैक्टिस के बारे में। देखिए प्रैक्टिस, मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये चैलेंज रखना है, कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि हमें ये जो पेन है उसका आधी जो रिफिल है वो डेली बेसिस पे आपको खत्म करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस के लिए आप जो आपको स्टडी मटेरियल रेफरेंस बुक सेल्सियस के थ्रू अवेलेबल की जाएगी, नीट काका से आपको मिलेगी, वो आपको वहां से लगातार प्रैक्टिस करना है। और आप अच्छी टेस्ट सीरीज, एक गुड टेस्ट सीरीज जो नीट काका पर भी है और सेल्सियस पर ऑफलाइन फॉर्मेट में भी है, वो आपको ज्वाइन करने के बाद में वो टेस्ट सीरीज लगातार आपको देनी है। स्टडी मटेरियल से लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रैक्टिस करनी कैसे है? प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो भी ये नहीं पता कि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। देखिए प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो नोट्स खोल के बैठ गए और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू हो गए। दिस नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, आपने फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन ले लिए कि मुझे 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, और उस 50 क्वेश्चन के लिए आपने टाइम ले लिया 30 मिनट का। दिस इज प्रैक्टिस।
बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो टॉपर होते हैं, लेकिन आखिर में जाकर वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस ढंग से नहीं की थी। तो प्रैक्टिस आपको प्रॉपरली करनी है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आपको लेने हैं स्टडी मटेरियल में से, एक साथ सॉल्व करने, एक साथ उसकी आंसर की बनानी है और फिर जाके वो आंसर की लास्ट में चेक करनी है। कई लोग 1 to 1 चेक करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर आंसर चेक किया, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर आंसर, वो यूजलेस है। एक साथ आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको चेक करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है। बिना प्रैक्टिस के जो है वो चीजें नहीं बन पाएगी। तो आप इस चीज को समझिए। और जो टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट आप देंगे, वो टेस्ट सीरीज आपको घर पे जाके भी प्रॉपरली सॉल्व करनी है। वो इसलिए सॉल्व करनी है क्योंकि अगर आपने उसमें क्या गलती करी है, क्या आपकी मिस्टेक है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपने ढंग से नहीं लगाया, क्या आपने सिली मिस्टेक करी है, क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, वो सब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वापस जाके घर पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं टेस्ट पेपर के लिए कि हमारे जो एक मेडिकल सेक्टर में एक टर्म यूज होती है कि पोस्टमार्टम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन देने वालों को ये नहीं पता था कि उसको दिक्कत क्या है। ऑब्वियस सी बात है, पोस्टमार्टम मरने के बाद होता है। तो टेस्ट पेपर का आपको पोस्टमार्टम करना ही करना है, ये बात आप लोग समझिए। देखिए, ये सेमिनार मैंने बहुत कम टाइम में पूरा किया है चीजों को सिंप्लीफाई रखने के लिए। मेरे सामने आसपास कोई नहीं है। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई डाउट आता है आपको किसी फॉर्मेट में, 9929864222 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला सेमिनार में जेई मेंस पर कल डिस्कस करने वाला हूं। कल मैं जेई मेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद एनटीएससी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं जेई एडवांस के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग सेल्सियस से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।